मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की अदालत के हवाले से, जिसको पहले तो माना नहीं, जब माना तो फिर फयाज़ उल हसन चौहान साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब के, बहुत सारे अलग अलग हुनर रखते हैं। कल आपने हमारे शो पर ही उनको बहुत खातिरखा डिफेंस पेश करते हुए देखा था पंजाब हुकूमत की। अब मैं आपको उनका एक दूसरा रूप दिखाना चाहता हूं जब वो डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर फयाज़ उल हसन चौहान साहब 25 जनवरी को नवाज शरीफ साहब का तिब्बी मुआयने के बाद। नवाज शरीफ साहब भी बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और सारा दूध का दूध पानी का पानी जो है वो आपके सामने हो चुका है। सिर्फ एक बताया गया है, वो दिल का एक नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो बड़ा हो गया है। उसके लिए एहतियात ये होती है कि ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर खानी है, चिकनाई से और नमक से परहेज करना है। कोई ऐसी सच स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि उसको अस्पताल में एडमिट किया जाए। मैं आले शरीफ से और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा का वास्ता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस किस्म के टैक्टिक्स मत अडॉप्ट करें। उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है, घर से डिशें और खाने बन के आते हैं। लंदन के एक होटल से उनकी कोई बड़ी पसंदीदा और मरगूब एक डिश हुआ करती थी, वो भी स्पेशल आई है। अच्छा, पीटीआई पहले नवाज शरीफ साहब की ज़ौजा की अदालत के हवाले से भी इसी तरह हिकारत से और गैर संजीदगी से कमेंट करती थी। बहरहाल नवाज शरीफ साहब खुद जब दिल के दौरे के बाद ऑपरेशन के लिए गए थे तो बड़े बड़े लोग कहते थे कि ये तो हार्डली स्ट्रीट में क्लिनिक है, यहाँ पे तो ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। वो वहाँ पे रॉथचाइल्ड से मिलने गए या कुछ। अच्छा खैर, फयाज़ हसन चौहान साहब डॉक्टर चौहान बनते हुए उन्होंने बता दिया कि उनका दिल जो है वो बड़ा हो गया है। नतीजतन एक बोर्ड बैठा, फिर दूसरा बोर्ड बैठा, फिर आज नवाज शरीफ साहब जिस अस्पताल भेजे गए वहाँ के अस्पताल के डॉक्टर साहब बताते हैं कि वो फुल सर्विस अस्पताल है। मगर अच्छा, यहाँ पर तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं सर्विसेज अस्पताल में? जी, काफ़ी हद तक। इब्तदाई और दिल का यहाँ पर हो सकता है या मुकम्मल ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा? मुकम्मल यहाँ पर दिल का नहीं होगा, इब्तदाई जो दिल का मुआयना या बाकी जो दिल के अलावा बाकी यहाँ पर सारी सहूलियत है। अच्छा, उन्हें किडनी का भी प्रॉब्लम है? उन्हें अभी रिपोर्ट नहीं मिली, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकता। दिल के हवाले से हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल इब्तदाई वो हो सकता है। डॉक्टर चौहान साहब ने, वहीद साहब, ये बात वाज़े कर दी थी कि उनके ख्याल में, यानी पंजाब हुकूमत की ज़बान के ख्याल में, नवाज शरीफ साहब के दिल के एक हिस्सा बड़ा हो गया, जो कि वो समझ रहे थे वो ठीक कर देंगे खजूर खिला के या व्हाटएवर नुस्खा दिया था कि भाई अगर कोई मसला है तो ठीक। ये फिर उसके बाद जिस अस्पताल उन्हें भेजा गया है उस अस्पताल में सब कुछ होता है, बस दिल का जो है वो एक प्रिलिमिनरी मुआयना होता है। वो अगर आपने करना है मुआयना तो उसके साथ एक और अस्पताल जुड़ा हुआ है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जहाँ पर भेजने की बड़े दिनों से बात हो रही है, वहाँ नहीं भेजा गया नवाज शरीफ साहब। देखिए, बड़ी अजीब बात है, इसको अटेंशन मिल रही है मीडिया में बिकॉज मिस हैंडल कर रहे हैं इस चीज़ों में, प्रोसिक्यूशन दरारें डाल रही है। एक नॉर्मल सी बात है, अगर कोई नवाज शरीफ साहब की उम्र का हार्ट पेशेंट जो है वो अलील है तो उससे अस्पताल मूव कर दें, इसमें दरारें नहीं डालें, ख़बरें ना बनाएं, सिंपैथी नवाज शरीफ साहब के लिए जो है और ज़्यादा उजागर ना करें। अगर वो अस्पताल में होंगे तो क्या जलसे जुलूस करेंगे, क्या रोक सको तो रोक लो कहेंगे वहाँ जाके। तो मुझे नहीं समझ आती कि स्ट्रेटेजिकली ये क्या, आपको पता है व्हाट्स दिस ऑल फॉर? साहब वो क्या कहते हैं? इनकी तरफ से इस किस्म का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बड़े अरसे से जारी है। हमारी जानिब से, हमारी हुकूमत की जानिब से तमाम मुकम्मल तौर पर सहूलतें उनको हासिल हैं और हम पहले भी देख चुके हैं, मैं इस पर ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता, कि उन्होंने हमेशा नवाज शरीफ जब भी बीमार हुए और जब लंदन में हुए उन्होंने कौम से गलत बयानी की। वो तमाम हक़ाइक़ हमारे सामने आ गए हैं, मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता, मगर हमारी तरफ से उनको तिब्बी सहूलतें फराहम करने में किसी किस्म की कोई ताख़ीर या कोताही नहीं है। ये जो मोइज़ जाफरी साहब ये बात करते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत ख़राब थी लंदन में, फिर वो हक़ाइक़ सामने आए, तो जो सच बात है कि जो नवाज शरीफ साहब आप देखते थे ना, कई दफ़ा पैदल भी अस्पताल से अपनी ज़ौजा की अलालत के बाद उनसे मिलने के बाद जब जाते थे तो पैदल क्यों जाते थे अपने? ऐसा नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई टैक्सी या अपनी गाड़ी, कई दफ़ा वो पैदल जाते थे बिकॉज डॉक्टरों ने हार्ट पेशेंट थे बताया हुआ था कि वो वॉक करके जाएं। ये एक हकीकत है और इस तरह की बात कहना कि वहाँ पे वो बिल्कुल ठीक थे और ऐसा कुछ नहीं है, ये बात गलत है। और उससे पहले जब वो बीमार हुए थे तो इट वाज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसको देखें नईम उल हक साहब मुशीर हैं, सियासत के मुशीर हैं, आर्ट ऑफ द पॉसिबल के अंदर रहते हुए इतनी कठिन स्टेटमेंट्स देना एक आदमी। अच्छा, मुझे आपसे ये बता दें, मेरा आपसे सवाल है, आपने डिनाई किया, वो फौत हो गई। मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा करने में
क्या बेनिफिट है पीटीआई? मुझे नहीं समझ आती, इसीलिए मैं हैरान हूँ। और हमारे साथ आज हमारे लाहौर Other than that you appear petty, other than that if you are proven wrong tomorrow there's egg on your face and worse. अब मैं हमारे साथ अहमद ब्यूरो चीफ है हमारे लाहौर के, मफलर उन्होंने इमरान खान साहब वाला पहना हुआ है। इमरान खान साहब के दोस्त का मैं उनको शॉट दिखाते हुए उनके पास जाना चाहूँगा। शेख रशीद अहमद साहब, मैंने आपको बहुत पहले कहा था ये बुज़दिल सियासतदान है और करप्शन के केसेस में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। वही बीमारी है जो आज शुरू हो गई। कोई बीमारी में भी फर्क नहीं पड़ा और 20 साल तक इन्होंने इलाज पे भी कोई जोर नहीं दिया। शायद ये बीमारियां रखते इसलिए हैं कि जमानत में आसानी हो। ये जब डील में नाकाम होते हैं तो फिर डील की तरफ चल पड़ते हैं। ये बेदर्दी अहमद वलीद साहब, ये ठीक बात है करप्शन के अंदर मुलविस हैं, लेकिन आपकी बेदर्दी भी किसी उरूज पे होना चाहिए कि आप उनको भी हीरो फिर बनाने लायक बना दें। क्या ख्याल है? बस आप देखें कि शर्म की कमी है। मतलब ऐसे वज़ीर हैं, आप उनके साथ रहे हैं नवाज शरीफ के साथ इतने साल, आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने बीमारियां इसलिए रखी हुई हैं ताकि उनको जेल में ना जाना पड़े, जेल में ना रहना पड़े। तो मेरा ख्याल करना चाहिए, जैसे पहले आप लोगों ने बात की कि इंग्लैंड में जब कलसूम नवाज़ बीमार थी या नवाज शरीफ का इलाज हो रहा था तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्रिएट की गई। और ये जो बात आप कर रहे थे ना कि ये क्यों ऐसी बातें फैलाते हैं, बातें इसलिए फैलाते हैं कि ताकि अवाम कंफ्यूज रहें, जो उनके सपोर्टर्स हैं वो डाउट्स शो करते रहें, नहीं बीमार नहीं हैं, वो देखें उनको कुछ भी नहीं है, देखें वो सरी पाए खा रहे हैं, वो तो कुन्ना खाते हैं, वो तो डिशेस खाते हैं। बिल्कुल, और ये बात वो ठीक ठाक हैं, उनको कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन ये तो बताइए अहमद साहब कि इसमें फ़ायदा क्या हो सकता है? अल्लाह ना करे, एक तो पॉसिबिलिटी ये कि कुछ हो जाए नवाज शरीफ साहब को, दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि कुछ ना हो लेकिन ख़बर तो ये जीनत बन जाती है अखबारों की, क्योंकि ये इतनी बिग डील बनाते हैं, क्योंकि ये दरारें डालते हैं, क्योंकि ये रेजिस्ट करते हैं। अगर वैसे ही उनको कोई अस्पताल ले जाए तो छोटी खबर बने। तो इनका सियासी तौर पे क्या एंगल है ये सारी चीज़ें करने में? वो सियासी तौर पर यही जो बात हम कर रहे थे कि अपने सपोर्टर्स में इस तरह की रूमर्स, इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट करना ताकि वो कोई चीज़ बिलीव ही ना कर सकें। आपको पता है पाकिस्तान में अहमद साहब हर खबर नवाज साहिबा के हवाले से ये बैकफायर कितना किया था कि जब हकायक सामने आए कि वो वाकई जेन्युइनली इतनी इस हद तक बीमार थी, कोमा में थी और फिर उनकी जो है वो डेथ भी हो गई, तो एंड में ये जो सारी बातें जिन लोगों ने कही थी वो तो फिर मुंह छुपाते फिर रहे थे। तो इस दफ़ा इनको डर नहीं लगता कि इस तरह की स्ट्रैटेजी फिर यूज़ करने से? देखिए, डर हो अक्ल हो तो वो तो फिर वो कर लें इस्तेमाल के भाई पहले हम इतना कुछ बोलते रहे हैं और वाक़या भी हो गया, उनकी डेथ भी हो गई, तो अब हम ये रुक जाएं। लेकिन वो रुकने वाले नहीं हैं। वो आप देखें कि अभी खुदा न खास्ता कुछ और वाक़या होगा तो उसके बाद भी वो इसी पे अमल करेंगे, इसी तरह से इल्ज़ामात लगाएंगे, इसी तरह के झूठ बोलेंगे, इसी तरह की शर्मनाक बातें करेंगे। आप लाहौर में होते हैं, लाहौर में क्योंकि नवाज शरीफ साहब का गढ़ समझा जाता है लाहौर को, वहाँ पे क्या रिएक्शन है आम लोगों का? आप लोगों से मिलते हैं, कुछ आप हो सकता है कि कुछ रिसर्च भी करवाते हो, आपका ब्यूरो चीफ हैं आप वहाँ, कि क्या वहाँ पे लोगों का पल्स क्या है कि नवाज शरीफ साहब को की इस तरह की ट्रीटमेंट में सिंपैथी उनकी बढ़ रही है, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए लोग तो यहाँ पे लाहौर में आपने देखा होगा कि जितने भी अभी तक इलेक्शंस हो रहे हैं, इवन ज़िमनी इलेक्शंस भी हों या पिछले आपने देखा इलेक्शंस के अंदर भी सारी जो सपोर्ट है नवाज शरीफ की अभी तक मौजूद है। एक पार्टी थी और उनकी हमदर्दियां लोगों की इनकी तरफ हैं कि उनको बात कर रहा हूं कि इस इशू को किस तरह देखा जा रहा है, उनकी अदालत का और फिर पीटीआई और नैब की प्रोसिक्यूशन का, उससे जिस तरह का रवैया है। लोग तो हमदर्दी हैं उनकी, वो लोग तो ये कहते हैं कि भाई इस तरह की बातें इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो नवाज शरीफ जो हैं एक उनके भी लीडर हैं और ख़ास तौर पे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी बात करते हैं कि भाई हेल्थ के मामले पर उनके मुतल्लिक इस तरह की बातें नहीं जेब देती इन वज़रा को, पीटीआई के वज़रा को या दूसरे लोगों को। फ़ायदा क्या है मामले पर तो बात आ जाए, फ़ायदा क्या हो सकता है? आप आज ये बातें कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, कल आप ठीक साबित हों तो भी क्या आपको फ़ायदा हो सकता है? और अगर ठीक नहीं साबित हों, जो कि वाज़ेह है कि एक बीमारी है। नहीं, लेकिन जाफरी साहब ठीक वो साबित नहीं हो सकते। किस तरह ठीक साबित? मतलब आप क्या मिलेगा हो सकते हैं? आपको क्या मिलेगा? एक 70 साल का आदमी है, कोई बहुत सेहतमंद नहीं है। नहीं, देखें ठीक साबित होने का व्हाट विल दैट लुक लाइक? ये जाएंगे अस्पताल, इनके टेस्ट होंगे, टेस्ट सही हो जाएंगे, यही होगा ना मैक्सिमम? मतलब व्हाट यू गेट? नहीं, वो देखें, ये तो जैसे राइवल्स होते हैं ना,
आप अपने जो सपोर्टर्स होते हैं उनके अंदर ये खबरें फैलाते हैं कि जी कुछ भी नहीं है जी, ऐसे बहाने कर रहे हैं जी, वो तो दिल उनका मसला ही नहीं है। आपने एक पॉइंट बात किया अहमद साहब, यानी कि वो अपने सपोर्टर्स ही को राइल अप करके अपने ही बेस को एनर्जाइज रखने के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि जो नवाज शरीफ का सपोर्टर है वो कहीं नवाज शरीफ से हट सकता है इस वजह से, ये उनकी सोच नहीं है। मतलब अपने लोगों को बेस को राइल कर रहे हैं, बिल्कुल अपने ही सपोर्टर को वो। तो अभी कौन से इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसी क्या डेस्परेशन है ये करने की, क्या जरूरत है? इस कोई नहीं है, उनको इशू है कि किसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सपोर्ट जो है वो बढ़ा सकें। लेकिन जिस तरह की उनकी अभी तक की आपने देखा पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है कि बुज़दार साहब जो हैं वो सर आप उनको बुज़दार साहब ना कहें, आप काइंडली उनको वसीम अकरम प्लस कहें। हाँ जी, वसीम अकरम प्लस हैं, वो इमरान खान प्लस भी हो सकते हैं कल को। वो इमरान खान साहब ये भी कर सकते हैं कि ये इमरान खान प्लस होंगे, मैं तो इमरान खान हूँ वसीम अकरम की जगह पे। तो लेकिन बात यह है कि लाहौर में या पंजाब में, इतने बड़े सूबे में ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसके ऊपर इतनी बातें हो रही हैं, यहाँ के लोगों को शहबाज शरीफ या इस तरह के चीफ मिनिस्टर्स चाहिए। परवेज़ लाई ने बड़ा अच्छा काम किया था, तो वो इस तरह की चीज़ें उनके अब आदत हो गई। कम से कम आगे बढ़ के काम करने वाले तो कर पा रहे, कुछ अच्छा काम करें, कुछ इतना अच्छा ना भी करें तो। ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत है, इतने सारे उनके पास मुशीर हैं, ये उनके खिलाफ एक घिनौनी साजिश नहीं है उन्हीं के अंडरलिंग्स की कि वो बहुत ज़्यादा इस तरह सामने पेश किए जा रहे हैं जैसे वो बहुत पपेट हैं? हाँ जी, ऑब्वियसली इसकी तो समझ नहीं आती, किसी को भी समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब ने ऐसा चीफ मिनिस्टर क्यों लगाया जो व्हाट्सएप पे चल रहा है, जो किसी की बात समझ भी नहीं सकता। और ख़ास तौर पे उनके जो ब्यूरोक्रेट्स जो हमें मिलते हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि हम बात समझाने की कोशिश करते हैं, उनको समझ नहीं आती, फिर फाइलें रख के बैठ जाते हैं, फिर डिक्शनरियाँ साथ रख लेते हैं, उसके ऊपर वो कहते हैं मैं पूरा पढ़ूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं बातचीत करूंगा। जैसे LDA का माइक आप मिसाल देता हूँ, लाहौर में LDA का एक बजट था, उसकी कुछ चीज़ें अप्रूवल चाहिए थी, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पहले एक एक चीज़ जो है समझाएं पहले। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो काफ़ी टाइम फिर लगेगा कि जितने LDA लाहौर और लाहौर के करीब जो छोटे शहर हैं। तो अहमद साहब फिर हम क्या ये समझें कि ये जो नवाज शरीफ साहब की अदालत के हवाले से बातें हैं ये इसलिए की जाती हैं ताकि जो असल इश्यूज हैं गवर्नेंस के, बुज़दार साहब के या फेडरल गवर्नमेंट के, उनसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, माशी हालात से जो है वो फोकस हटाया जाए? क्या समझें हम फिर? पूरा जो नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इस वक्त अपोजिशन मोड में है शुरू से ही, डे वन से, और ख़ास तौर पे एग्रेसिव होता जा रहा है जी। एग्रेसिव होता मकसद तो ऑब्वियसली यही नजर आता है कि ये तो बात ठीक है कि वो आए थे अपोजिशन मोड में, उन्होंने सिर्फ अपोजिशन ही देखी थी, हुकूमत का टेस्ट पख्तूनख्वा के अलावा उनकी जो वफाकी ढांचा है उसको बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इसके अंदर महज तेज़ी क्यों आई है? मैं पहले तेज़ी की सबूत देना चाहता हूँ। मैं फिर से दिखाऊंगा डॉक्टर फयाज उल हसन चौहान साहब के आज के ये सर्विसेज अस्पताल के विजिट के हवाले से एक्सप्लेन कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल में होंगे, उनके कंप्लीट टेस्ट किए जाएंगे और उन टेस्ट की रोशनी में उनको प्रॉपर लुक आफ्टर किया जाएगा, उनकी मेडिकेशन हॉस्पिटैलिटी होगी, और जब वो तबीयत बेहतर हो जाएगी तो वापस जो है वो उनको जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मरियम नवाज साहिबा से लेके आले शरीफ और नून लीग के कायदीन को जो पिछले 1 महीने से ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को सही तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, नहीं, उनको खाने पीने, रहने सहने, मिलने जुलने हर हवाले से मुकम्मल अकोमोडेट किया गया है। इस चीज़ को, इस पॉइंट पर एक साजिश या आले शरीफ का के ऊपर तंज करने की क्या ज़रूरत है? और ये क्या ज़रूरत है कहने की उनको फिर हम वापस जेल में डाल देंगे? ये सब कहने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने एक स्पेस दी है, अगर आपको इंसान लगने का एक मौका मिला है, रहम दिली दिखाने का मौका, देखिए मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़रूरी इस वक्त PTI समझ रही है और अहमद साहब के बैकफुट पे ना जाते हुए नजर आए। नहीं, मेरे ख्याल से उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल इस बारे में क्लियर, नवाज शरीफ निकल के सियासत नहीं कर सकता। तो ये आस, ये उम्मीद में जो लोग हैं उनकी उम्मीद को वो क्रश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब नज़र आएँ एज अ हैज़ बीन, एज समवन हु इज़ बिहाइंड बाज। ये नहीं कि अगर कोई समझे कि डील, वो चाहते हैं कि डील का तासुर, उनके अस्पताल जाके इवेंचुअली निकलने का तासुर, क्योंकि उनके लिए ये पॉलिटिकली, मेरा ख्याल है कि ये इसलिए इस तरह कर रहे हैं, ये बहुत एक नुकसानदेह बात वो समझते हैं कि अगर लोगों को ये उम्मीद हो जाए कि नवाज शरीफ साहब बाहर आ जाएंगे और अपनी सियासत फिर से कर सकेंगे और मरियम नवाज साहिबा के साथ एक दफ़ा फिर रोक सको तो रोक लो वाली सियासत करेंगे, अगर तो ये उम्मीद कायम रही लोगों में तो इनकी सपोर्ट भी कायम रहेगी। हो सकता है। मैं अहमद साहब, एक ये हैदर साहब की राय है, मेरा ख्याल ये है कि इनको अपोजिशन सियासत के अलावा अभी तक कुछ आता ही नहीं है।
मेन चीज़ यही है इसमें, ये कि एक घर में एक बच्चा होता है, जो अगर 4-5 बच्चे हैं तो एक बच्चा जो उतना उस तरह से काबिल नहीं होता, लेकिन वो रोंदू टाइप का बच्चा होता है जो हर काम में वो रोंद डालेगा। जैसे क्रिकेट खेलते थे हम, तो एक बच्चा होता है जो जिसको खेलना नहीं आता, लेकिन वो कहेगा मुझे बारी नहीं दी जाती, वो देखे ना, वो फिर शोर मचाता है, फिर बारी दे दो, फिर वो कहेगा बॉल सही नहीं थी, विकेट सही नहीं थी, ये देखे ना अब मुझे इस टाइम पे भेज दिया इन्होंने। तो यानी उनका काम है शोर मचाते रहना। यानी अगर अगर अच्छी कारकर्दगी होती तो फिर वो कारकर्दगी के ऊपर शोर मचाते ना। अभी तो वो चाह रहे हैं कि बस इसी तरह से। मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन करना आसान है और ऑपोजिशन करने का उन्हें तजुर्बा है, और बस वो ऑपोजिशन ही करना चाहते हैं। एक आदमी करप्ट साबित हो चुका है, जेल भेजा जा चुका है। मैं आप दोनों से डिसएग्री करता हूं कि इतने बेवकूफ़ या इतने मतलब इतने सादा हैं कि मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजिक है। मेन इशूज से डिस्ट्रैक्ट करना है, नवाज शरीफ साहब को हैज़ बीन दिखाना है, और ये कैलकुलेटेड चीज़ है। जब तक के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहने को ना हो, आप यही सुनेंगे। वलीद साहब बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। ये तो लग ऐसे ही रहा है कि वो अपनी उस जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है या मुल्की हालात हैं, उस तक वो ये शोर मचाते रहेंगे जब तक वो ठीक नहीं होते। अहमद साहब, फाइनल वर्ड ऑब्वियसली कुछ उम्मीद आप देते जाएं सर, ये परफॉर्मेंस अब कब नजर आएगी? देखें, अभी कोई, हम तो ये समझते हैं बीइंग ए रिपोर्टर, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन लीक होकर ही पहुंच जाए कि ये बहुत बड़ा प्लान है एजुकेशन का, हेल्थ का, पुलिस रिफॉर्म्स का, वो सामने आ गया है, यानी कहीं डिस्कस हो रहा है, हमें कोई वो बंदा बता दे कि आज मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। लेकिन अहमद साहब, आप ये नहीं समझते कि फॉरेन पॉलिसी के इशू पे अगर ये तालिबान की टॉक्स जो कतर में हुई हैं, इसका अगर नतीजा आगे निकलता है, जो कि तवक्को अब किया जा रहा है संजीदगी के साथ, तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो इमरान खान साहब के सुलझते नज़र आएंगे। क्योंकि जाहिर है कि जहाँ अमेरिका बहादुर के लिए आप इतना बड़ा फेवर करेंगे और जिससे आप ख़ुद भी स्टेबलाइज होंगे, तो माशी हालात और डोनर्स जो आपके हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है सब इम्प्रूव हो सकती है। तो मे बी ये 1 पॉइंट एजेंडा पे ही रिवाइवल हो जाए इस हुकूमत का। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में या अफगानिस्तान के साथ बातचीत तो नवाज शरीफ भी करना चाहते थे, उससे पिछले जो हुक्मरान थे वो भी करना चाहते थे, लेकिन पॉलिसी तो अब आई है ना। अब जो ताकतें हैं पीछे जो बैठे हैं वो तो तय कर रहे हैं कि हमने किन किन के साथ क्या क्या मामला तय करने, तो अब तय होना शुरू हुए हैं। यानी पहले नहीं चाह रहे थे, अब चाहना शुरू कर दिया। तो इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का भी बड़ा हाथ नहीं है कि देखें ना, उनकी एक पॉलिसी और अप्रोच और सोच है इस तरफ के अमेरिकन ट्रूप्स को निकालें ये जो पुरानी जंगों से। यस, तो वहां से एक बड़ा पुश भी तो आया है ना, जो पहले शायद उस तरह से नहीं था जब प्रेसिडेंट ओबामा बिल्कुल, ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो कि अब उसकी तरफ लेके जाया जा रहा है। जैसे देखें, करतारपुर का जो बॉर्डर है वो कॉरिडोर खोला जा रहा है, तो उससे पहले तो नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की थी वैसे, जब वो भी कहते रहे वो कोशिश, ये कोशिश तो अब हो रही है, सपोर्ट उनको पूरी है जी। हाँ, वो उस वक्त मोदी के यार थे, अब सपोर्ट इमरान खान साहब को फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर कम से कम बहुत ज्यादा है। सर ये बुज़दार साहब को की जो जस्ट लास्ट वर्ड, बुज़दार साहब का जो ये तर्ज हुक्मरानी है, आप कहते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और लोग कहते हैं कि इर्द गिर्द से उनको जो उनके दर हकीकत उनके नीचे वज़ीर हैं वो अपने रेल्म्स के अंदर चीफ मिनिस्टर्स हैं। सर इस तरह अगर चल रहा है तो सिर्फ बुज़दार साहब टू ब्लेम तो नहीं है, फिर तो वो सारे लोग जिनका रेल्म ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो सरवर साहब, वो अलीम खान साहब, वो जहांगीर तरीन साहब, फिर तो इन सब लोगों का मजमुआ है ना ये हुकूमत। नहीं, बट ये बुज़दार साहब की वीकनेस है कि इस तरह की गवर्नेंस है, शायद इस वीकनेस है इसलिए वो चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि इन चारों को वैसे ही चीफ मिनिस्टर होना था। हाँ जी बिल्कुल, वो तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा तो उठाएंगे कि अगर कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर होगा जो बड़ा इफेक्टिव होगा, जो अग्रेसिवली काम करेगा, फ़ायदा उठा रहे मिनिस्टर्स की वैल्यू भी कम होगी। ऐसे 4 लोगों के होने का नतीजा है इस तरह का चीफ मिनिस्टर? नहीं, नतीजा मेरा ख्याल है नहीं है, क्योंकि डिसीजन तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने किया ना कि इसको चीफ मिनिस्टर हमने लगाना है, तो उन्होंने तो लगा दिया। अब इन मिनिस्टर्स को पता है कि इनको कुछ नहीं आता, तो इसलिए अगर शख्सियत और काबिलियत उस लेवल की होती तो ये 3-4 लोग जो हैं वो अंडरमाइन उन्हें नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सही। अहमद वलीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर मच। हमारे ब्यूरो चीफ अहमद वलीद साहब हमारे साथ है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जब फिर से हाजिर होंगे तो बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, उस इंस्टीट्यूशन जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ साहब को ना देने की वजह से इस वक्त लगभग 6 महीने हो गए हैं और एक भी नॉन फाइनेंस बिल पास नहीं हुआ है PTI से। अब जबकि वो तश्कील पा गई है तो उसके अंदर शेख रशीद साहब भी आना चाहते हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर एक खलबली सी है। हम खालिद अजीम साहब से भी बात करेंगे, हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ की पर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारा आइनी तौर पे हमारी हुकूमत का एहतसाबी इदारा, वो एहतसाब जो आवाम की तरफ से अपोजिशन जमातें करती हों। हालांकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रिवायती तौर पे हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होती है, लेकिन अपोजिशन की सरबराही में ये हमारी मिसाक जमहूरियत के बाद से कम ये तय पाया था कि अब अकाउंटेबिलिटी जो है, जो पहला स्टेप ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, हुकूमत के अखराजात की जो ऑडिट होती है, उस ऑडिट को की देखभाली, उस ऑडिट की नुक्ताचीनी जो है वो अपोजिशन के लीडर की सरबराही में होगी। ये पीटीआई को इस हद तक नाकबूल था कि 5 महीने तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि शहबाज शरीफ साहब नहीं बन सके, क्योंकि बिल्ली जो है वो दूध की किस तरह रखवाली करे, पीटीआई का मौक़िफ़ था। आखिरकार इस पे घुटने टेकने पड़े क्योंकि अपोजिशन मुत्तहिद हो गई और शहबाज शरीफ साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए, जिससे वहीद साहब एक तरफ शेख रशीद अहमद साहब नाखुश हैं और शहबाज शरीफ साहब की अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अब PML नून जो है वो साद रफ़ीक साहब को भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजतन जो कुछ कमेंट्स हैं मैं दिखाते हुए फिर अपने आई लाइक योर कमेंट्स एज वेल। ये शेख साहब पहले लॉ मिनिस्ट्री से वजाहत लेते हुए आपने पहले लॉ मिनिस्ट्री से लीगल ओपिनियन ली जिसमें यह क्लियर हुआ कि मिनिस्टर मेंबर बन सकता है, और मेरी अपनी पार्टी है, मैं इमरान खान साहब का और पीटीआई का इत्तेहादी हूं। उन्होंने मुझे अभी ये लेटर दे दिया है और स्पीकर साहब को मिलके स्पीकर साहब तक ये पहुंच गया कि फतियाना साहब की जगह, रियाज फतियाना साहब की जगह उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है। इस नुक्ते पे कि वो प्रेसिडेंट है अवामी नेशनल पार्टी के शेख रशीद अहमद साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में फिट, अवामी मुस्लिम लीग के, ये शेख रशीद साहब फिर भी इस हवाले से बात की है उन्होंने। केसों में मतलूब है शहबाज शरीफ, वो कौम का एहतसाब करेगा जी। इमरान खान ने ये ब्लंडर किया है, आप इमोरल PAC के हेड हैं, अखलाकी जुर्रत है, देन लीव दिस पोस्ट। मैं स्पीकर से मुतालबा करता हूं कि सनाउल्लाह कादरी ख्वाजा साद रफीक को फिल फॉर पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर अनाउंस करें। और ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कोई लड़ाई करने जा रहा हूं। नो 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 वे एट ऑल। नतीजा इस सब कुछ का ये है वहीद साहब के कोई 6 महीने हो गए, एक भी नॉन फाइनेंशियल बिल पास नहीं हुआ। देखें, एक तो ये जमहूरियत की एक बेहतरीन रवायत है कि इवन सिम्बॉलिकली, बिकॉज इस कमेटी में अगेन मेजॉरिटी जो है वो हुकूमती मेंबरान की है, वो कोई नैब की तरह का अकाउंटेबिलिटी का कोई इदारा नहीं है, लेकिन अलामती तौर पे भी ख़ासकर अगर पार्लियामान में अगर तो अपोजिशन की तरफ से ही जो है अकाउंटेबिलिटी की बात होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ जो गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, तो मेरे ख़्याल से वो एक जमहूरियत की जो रवायत है ना कि अनलाइक एक बादशाहत, अकाउंटेबिलिटी या एक ट्रांसपेरेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स जो इस तरह के हैं उनको तकाज़े पूरे करके ही गवर्नेंस होती है, तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सतून है उसका। तो ये अच्छी बात है, इसको होना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब को डिले करने का मकसद मुझे नहीं समझ आया इतने अरसे से। अगर तो डिले इसलिए था कि जो परफॉर्मेंस हो नहीं रही वो फिर उसकी अक्कासी भी ना हो सके PAC में, तो फिर साथ साथ PAC का क्योंकि शहबाज शरीफ को उन्होंने बनाया नहीं, तो नतीजतन फिर वो काम भी नहीं हुआ जो कि लेजिस्लेचर ने करना था, यानी दिन के अंदर हमारी नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि कानून साजी फिर भी हो जाती या नहीं, बट एक बड़ी वजह यह भी थी कि कमेटियां नहीं थी, तो कोई प्रपोजल्स नहीं आए। वही साहब, ये एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, ये जो खान साहब की पोजीशन है ना, मुकमुका हो रहा था, असली मुकमुका होता ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लेवल पे था कि जब खुर्शीद शाह साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनते हुए जो सिंध के हवाले से ऑडिट पैरास थे उनको दरगुजर या एक तरफ कर दिया करते थे, और वफाक की हुकूमत फिर अपना काम जो है लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो मुकमुका है ना, ये जब ये गिव एंड टेक नहीं होता, मुकमुका हर तरह का गिव एंड टेक मुकमुका नहीं होता। मुकमुका ये होता है कि हम पब्लिक के इंटरेस्ट के बरक्स, यानी पब्लिक को बेशक नुकसान हो, हम अपने फ़ायदे के लिए मुकमुका कर लेते हैं कि मैं तुम्हारी चोरी ना हो रहा था पब्लिक तो मेरी चोरी ना पकड़ो। हमारा आइन इस बात की इजाज़त देता है कि आप गवाही के लिए लोगों को बुला सकती है ये कमेटी, अगर सज़ा देना चाहे तो कोर्ट्स के थ्रू सज़ा दे सकती है ये कमेटी। इस कमेटी का हमारा हक है कि इस कमेटी की प्रोसीडिंग्स अव्वल तो शाया हों और खातिर ख्वाह हों, ताकतवर हों, ये कमेटी को फ़ाल और एक तरीक़े के इदारे से किस तरह चलाया जाए। हमारी पैसों की ऑडिट हो रही है। हमें इस सेगमेंट में कमेंट करने के लिए ज्वाइन किया खालिद अजीम साहब ने, हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये होना चाहिए आला तरीन एक पहला एहतसाबी इदारा ऑडिट एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को सवाल करने वाला
बन गया है कुछ शेख रशीद साहब की तरफ से एक दंगल नुमा फिजा है? देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये बनती है जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं कौमी असम्बली के, उसके तहत बनती है। और उसकी वजह ये है कि चूंकि तमाम के तमाम फिनांसेस जो हैं वो दिए जाते हैं कौमी असम्बली की तरफ से, फिनांस बिल की शक्ल में वो पैसा दिया जाता है। उस पैसे का उसके बाद ऑडिटर जनरल एहतसाब करते हैं, उसका ऑडिट होता है, और ऑडिट के जो उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं वो आते हैं बुनियादी तौर पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने। अब चेयरमैन की बात आपने की, मैं थोड़ा सा इसमें ये वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे मुल्क में तो ये रवायत रही है कि जो वज़ीर ख़जाना हुआ करता था वही जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन चला आता था। और वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल था कि बिल्ली दूध की रखवाली कर रही हो, द मिल्क। जी मैं ज़रा पूरा उसको कर लूँ। सिर्फ नूरुल हमीद साहब जो हैं वो चंद महीने के लिए अयूब खान के दौर में अपोजिशन के वो MNA थे, उनको बनाया गया। उसके बाद हत्ता के जो मौजूदा आइन है इसकी खालिक असम्बली जो थी 1973 की, उसमें भी भुट्टो साहब के 2 वज़राए ख़जाना, पहले डॉक्टर मुबशर साहब फिर हनीफ खान साहब, वो इसके सरबराह रहे। और फिर उसके बाद जो पार्टी आती रही है वो अपना चेयरमैन लेके आती रही है। हत्ता के बेनज़ीर भुट्टो ने तो अपने ससुर साहब हाकिम अली जरदारी साहब जो हैं उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया था। ये तो मिसाक जमहूरियत के बाद हुआ है कि अपोजिशन लीडर होगा। चौधरी निसार साहब पहले ऐसे अपोजिशन लीडर थे जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने। आखिरी साल उन्होंने भी छोड़ दिया और अफजल चंद को उनकी जगह बना दिया गया जो कि हुकूमती मेंबर थे। फिर खुर्शीद शाह साहब आए और अभी जो है वो इसको बहुत मुश्किल बना दिया था PTI की हुकूमत ने, ख़ास तौर पर चूँकि शहबाज शरीफ साहब की ज़ात थी सामने और उनका कहना था कि जिन लोगों को हम घसीटने की बात करते रहे उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कैसे बना दें। इस वक्त भी जो 29 रुकनी, और पहली मरतबा ये हुआ कि सेनेट को भी शामिल किया गया है। हालांकि चूँकि फिनांस बिल जो है वो मंजूर सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली से होता है, लिहाजा इससे पहले सिर्फ कौमी असम्बली की नुमाइंदगी होती थी, लेकिन अब इस मरतबा 6 सेनेटर भी उसमें शामिल किए गए हैं। 29 रुकनी जो कमेटी है उसमें 16 हुकूमती अरकान हैं और 13 जो हैं वो अपोजिशन के हैं। इसके बावजूद वो इसमें ज़्यादा दस्तरस चाहते हैं। अब मैं आपको सुन रहा था क्लिप, वो कह रहे हैं कि मैं लड़ाई नहीं करने जा रहा। मैं तो समझता हूँ कल उन्होंने जिस अंदाज में ललकारा है PSC वालों मैं आ रहा हूँ, फिर उसके साथ साथ उनका ये कहना कि एक PSC जो है वो शहबाज शरीफ की होगी, एक PSC शेख रशीद की होगी। मुझे समझ नहीं आता इसमें देखें जो देखें खालिद साहब, जो तशवीशनाक बात है कि जहाँ इतना टाइम लग गया हमें इस डगर भी पहुँचने में, तो अब जब हम यहाँ पहुँच भी गए और अगर एक कॉम्प्रोमाइज़ हो भी गया तो उस कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में जो खान साहब पाना चाह रहे हैं तो उसकी ही नफ़ी हो जाएगी अगर शेख रशीद साहब ने जाके वहाँ वही कुछ किया जो पार्लियामान में हो रहा है। तो फिर आगे चीज़ किस तरह बढ़ेगी? खान साहब का घर है ना ये, दिस इज़ द हाउस, ही इज़ द लीडर ऑफ द हाउस, ये उनकी हुकूमत है, ये उनका लेजिस्लेचर है इस वक्त। अगर ये चीज़ ऐसा तरीके से नहीं चलेगी तो इसमें नुकसान ऑपोजिशन का नहीं है, इमरान खान साहब का है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। शेख रशीद साहब ने आज जो कहा कि फिल फॉर राना सनाउल्लाह, और उन्होंने सनाउल्लाह कैदरी कह गए उनको, लेकिन मुराद उनकी राना सनाउल्लाह थी। राना सनाउल्लाह और साद रफ़ी को फौरी तौर पे उसका मेंबर बनाया जाए। वो बुनियादी तौर पे वो चाहते हैं कि उससे, चूँकि उसी रबो लहजे के लोग जब वहाँ पे होंगे, खासतौर पे राना सनाउल्लाह साहब, तो वो काम क्या करेगी वहाँ? तो फिर वही तो शेख रशीद का इसमें क्या फायदा है सर? हंगामाखेजी होगी। इमरान खान का क्या फायदा? अगर काम नहीं होगा कमेटियों में, अगर पार्लियामान में, तो नुकसान तो हुकूमत वक्त का है ना, ऑपोजिशन का क्या नुकसान है? जी देखें, उसमें बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन चूंकि सरबराह जो है वो अपोजिशन लीडर है तो वो ये शो करेंगे कि इस कमेटी ने काम कोई नहीं किया। ठीक है, तो कमेटी जो है उसने अपनी रिपोर्ट इस तरह की देखें, एक और चीज होगी इससे कि पूरे मुल्क की तवज्जो इस कमेटी की तरफ अब जो है होगी और यहाँ पे जो चीजें होंगी वो सुर्खियां बनेंगी। खालिद साहब, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी इस कमेटी की पॉलिसी के अंदर शामिल किया था, क्योंकि PTI का वादा जरूर था। असद उमर साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने ये वादा तो मेरे ख्याल से एक्सप्लिसिटली किया था। ये हमने भी उनसे 12 पूछा था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पब्लिसाइज होंगी, टेलीवाइज होंगी? देखिए, टेलीवाइज करने का जहाँ तक ताल्लुक है वो कम से कम एक स्टेज जो है ना वो तो PMLN के दौर में ही जो है वो अबूर कर ली गई थी। वो ये है कि एक अलग चैनल बना के उसके बाद कौमी असम्बली की और सेनेट की प्रोसीडिंग दिखाने का मामला जो है। लेकिन सर उनका वादा था कि वो उस चैनल पर स्टैंडिंग कमिटीज भी दिखाएंगे। क्या ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दिखाने जा रहे हैं? जी आप भी समझते हैं इस लॉ को कि जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं वो बेसिकली पार्लियामेंट ही का हिस्सा होती हैं
और उनकी प्रोसीडिंग जो है वो उसमें दिखाई जा सकती है। जब वो एक्सक्लूसिव चैनल है तो उसमें उसको दिखाया जा सकता है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि और बाकी जो वादे हैं उनके हवाले से भी बहुत सी सवालात उठ रहे हैं। क्या ये उसी तरह का वादा रहता है या दबाव के बाद कहीं उसको वो शुरू कर लेते हैं? एक और यू टर्न नजर आ रही है होगा कि क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत बहुत मुश्किल है ये करना। समझता हूँ उसको आपका एहतसाब या मसलहत का फैसला कह लें, जमातें बैठ के रिकॉर्डिंग ही दिखा दें, मतलब ये बड़ा मुश्किल है ये करना। ये बहुत ओपन गवर्नमेंट है, ये बहुत एक उम्दा कदम होगा। ये लेने के काबिल अगर पीटीआई है तो उनको बिल्कुल सराहना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की प्रोसीडिंग्स टेलीवाइज्ड है, यानी कि आप यू टर्न लेने की बात कर नहीं, यानी कि अगर आप 20 करोड़ लोगों का जिस तरह पैसा आपने कहा था खर्च करेंगे, क्या उस तरह किया या नहीं किया? ये ज़मीन के जो रकबों के हवाले से बातें सामने आ रही हैं, ली थी सिक्योरिटी की आड़ में, हो वहाँ पे कुछ और गया, ये सारे सवालात हैं जो फर्ज है पूछना। बात है कि आप और मैं अगर ये बात कर सकते हैं खालिद साहब के साथ, तो शहबाज शरीफ साहब भी इस नुक्ते को उनको भी चाहिए कि वो उठाएं इसको पार्लियामान में उठाएं। हमें देखना है ये, मतलब ये हमारे लिए वो हमारा फर्ज पूरा कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रोसीडिंग वैसे आपस की बात है कि ये बराह रास्त दिखाने वाला मामला अपनी जगह पे है, लेकिन वो को खुफिया नहीं रहती है, वो मीडिया वहां पे मौजूद खुफिया नहीं रहती, लेकिन सारे का सारा रिपोर्ट खालिद साहब आप सर खुफिया नहीं रहती, लेकिन जब ये प्रोसीडिंग्स के अंदर सवाल उठता है कि ये फिर कैसे खर्च हुए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बुलाया जाए और फिर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आती नहीं है, तो ये बात फिर रफा दफा हो जाता है ना मामला सर। वो एक फर्क बात होती है ना, जब 4 कैमरा लगे हों और आइन के नहीं सर आना पड़ता है, लेकिन फिर आते नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जब उनको कॉल किया जाता है तो उनको आना पड़ता है, और जो नहीं आता उसको उसका जवाब पेश करना पड़ता है, और अगर वो कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सकता तो उसके खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग आइन के अंदर दर्ज है प्रोसीडिंग। मुझे पता है सर, मैं जी बिल्कुल मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि जो पुश है, जो ताकत है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कॉल टू हियरिंग्स का, समन्स का, वो दोबाला हो जाता है ना अगर वो विजुअलाइज हो, अगर शहबाज शरीफ साहब या उनके अलावा लोग। उससे बड़ी बात है, प्रेशर फील करेंगे सारे वो लोग जिनको फिर पब्लिकली दिखाया जाएगा कि वो आए नहीं या उन्होंने जवाब सही नहीं दिया, तो उन पे एक प्रेशर होगा कि वो तैयारी के साथ आए और ऐसे काम भी ना करें फिर कि उन्हें आके ऐसे जवाब देने पड़े जिसमें वो रुसवा हों। अच्छा मुझे साहब, इसमें एक और बात है, फिर उसमें वो बात भी खत्म हो जाएगी कि जी दूध की रखवाली बिल्ला बिठा दिया गया है। अगर बिल्ला वहां पे कोई गड़बड़ करता दिखाई देगा, सबको नजर आएगा सर, अगर लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर जो ये ख्याल है कि सूरज जहां भी लगता है वहां पे डिसइंफेक्शन होती है, यानी लोगों को ओपन बात है कि ये दूध जो है, ये इस बिल्ली के रखवाली की बात तो सिर्फ पीएमएल नून के पिछले साल के प्रोजेक्ट्स के हवाले से की जा सकती है। वैसे तो ये बात लगती भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे पीटीआई की एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग है या आगे कारकर्दगी या फंक्शनैलिटी है, तो उसमें तो शहबाज शरीफ साहब दूध की रखवाली फिर भी नहीं कर रहे बिल्ली बन के। और उन्होंने ये ऑफर भी कर दिया कि जहाँ मेरी हुकूमत का ताल्लुक है मैं नहीं बैठूंगा। पहले उन्होंने ये कह रखा है जी, एक तो उन्होंने पहले कह रखा कि इस किस्म के जो मामलात होंगे उसकी कोई अलग कमेटी भी बन जाएगी और उसकी साहब आप मुझे काम की बात बताएं, ये बातें हम तो आपस में 3 कर लेंगे, और अगर आज हमें 1-2 मिलियन जितने भी लोग देख रहे हैं या ज़्यादा, तो उनको कितना इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? ये जो पार्लियामान की बातें हैं ना सर, ये आम आदमी के लिए अब क्या कुछ अहमियत रखती हैं? क्योंकि माजी में ये वो बातें रही हैं जो लोग कहते हैं तो किसी और का मसला है, जैसे कि क्या हो रहा है पार्लियामान में, उससे एक आम आदमी उस तरह से मुस्तफीज़ नहीं नज़र आया है पिछले कुछ जो है दहाइयों में। हैदर साहब देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कौमी असम्बली का होता है गवर्नमेंट बनाने के बाद, वो होता ही मनी बिल है, यानी बजट मंजूर करना, वो जो फंड्स हैं उनकी अप्रोप्रिएशन। अब उसके बाद उसका जो हिसाब किताब है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के महकमे से ऑडिट होने के बाद वो उसको फिर उसके ऊपर सुपरविजन जो है वो फिर पार्लियामेंट ने करनी है, और वो सुपरविजन होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए। लोग यकीनी तौर पे इंटरेस्ट जी, अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो ये हमारी फेलिंग है, अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो ये तमाम सहाफ़ियों की कमजोरी है, तमाम सहाफ़ियों की नाकामी है, और हमारी और अपोजिशन की तो ऑब्वियसली अवलीन नाकामी है, और हमारी सबकी बिलुमूम नाकामी है कि लोगों को इस हवाले से इंटरेस्ट नहीं कर, हम दिलचस्पी नहीं पैदा कर पा रहे कि ये दर हकीकत आपके हर उस पाई का जो आपसे टैक्सेशन की मद में लिया जाता है उसके खर्च का सबसे बड़ी बात है खालिद साहब के जो हमने सारी बात सुनी थी कि करप्शन जो है उसके खिलाफ ये हुकूमत आई है,
तो यहाँ पे अगर ट्रांसपेरेंसी वो खुद ही प्रमोट नहीं करेगी तो फिर इसके जो सारे वादे हैं ये तो उसकी नफ़ी की सूरत में नज़र आएंगे। ये मैं समझता हूँ मैं जिदबाजी का एक मामला है, अपने आप को ज़्यादा पवित्र शो करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर शो करने के लिए और दूसरों को अंडरमाइन करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि जो जिसका मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। अगर बतौर वजीर आजम वो कहते हैं कि मेरा मैंडेट तस्लीम किया जाना चाहिए, तो जो अपोजिशन है उसका भी उसी अंदाज में मैंडेट बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इस हफ्ते के अंदर बहुत सारी खबरें आई, ख़ासतौर पे सुई नॉर्दर्न गैस पाकिस्तान के सारिफीन की तरफ से कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड गैस बिल सामने आए। हुकूमत का इसके ऊपर एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो सबसे कम गैस यूज़ करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सिर्फ 10 या 20% गैस की कॉस्ट बढ़ाई गई है। जो ज़्यादा गैस यूज़ करने वाले लोग हैं उनके ऊपर 25% और जो बहुत ज़्यादा गैस यूज़ करने वाले लोग हैं काखे उम्रा या रायविंड के महलात उनके ऊपर 143% गैस यूसेज की कीमत बढ़ाई गई है। ये पोजीशन हुकूमत की तरफ से एक फेयर प्रपोज़ल लगता है। वो ज़माना जब ईंधन सस्ता था वो ज़माने अब ख़त्म हो गए हैं और हमें एफिशिएंसीज़ ढूंढनी पड़ेंगी। हम इस तरह ज़ाया नहीं कर सकते। हालांकि वो एक नेचुरल गैस हमारी नेचुरल रिसोर्स है, हमारी ज़मीन में से निकलती है, लेकिन फिर भी अब वो ज़माना ख़त्म कि जब आप उसको ज़ाया कर सकते हैं और जब आप इनएफिशिएंट मीन्स ऑफ हीटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरफ की आर्ग्यूमेंट है, लेकिन हम डील कर रहे हैं पीटीआई हुकूमत से और पीटीआई हुकूमत को उनकी अपनी ही आर्ग्यूमेंट्स दिखाते हुए अगर आप पूरी कॉन्वर्सेशन कर सकें तो इससे मेरे ख्याल से एक ईज़ हो जाती है। एक जर्नलिस्टिक पॉइंट बनाते हुए गुलाम सरवर साहब हैं, ये इस वक्त वज़ीर पेट्रोलियम है। गैस कीमतों में इजाफा, हम सब उसके सफर हैं, सारे इंक्लूडिंग मी हम सब सफर हैं और बिल भी वाकई बहुत ज़्यादा आए हैं और इस बात का अफसोस भी है। कभी बताया गया है कि हम महंगी गैस लेके सस्ती गैस बेच रहे हैं, मेरे ख्याल में मेरे इल्म में भी नहीं। ये रिलीफ या ये सब्सिडीज़ कितना अरसा हुकूमतें बर्दाश्त करती रहेंगी और लोगों को रिलीफ और सब्सिडी देती रहेंगी। मुस्लिम लीग ने कम अज़ कम पंजाब के अंदर 20 से लेके 30 सीटें सिर्फ सुई गैस की वजह से जीती के अनाउंस कर दिया, गैस के पाइप फेंक दिए। कई लोगों की तो बर्दाश्त से ये बोझ बाहर है और लोग इस पे एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। आपने कभी किसी वज़ीर को ये करते हुए देखा है कि हम भी सफ़रर हैं, लोगों की बर्दाश्त के भी बाहर है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? देखिए, बहुत बेहतर तरीके से ये बात सामने पेश की जा सकती थी। आपका क्या ख्याल है? मैं आई एम स्टन्ड। देखें, इसमें उन्होंने एक तो थोड़ा सा बहुत लाइट वेन में बातें की कि हंसते भी रहे, मुस्कुराते भी रहे, क्योंकि लोगों के लिए ये बहुत ही गंभीर मसला है, बहुत बड़ा मसला है। उनकी रोज़मर्रा की नहीं, उनकी मंथ टू मंथ और लाइवलीहुड पूरी तरह से इफ़ेक्ट होती है गैस प्राइसेस से, बिजली की प्राइसेस से, यूटिलिटीज़ की प्राइसेस से, कमोडिटीज़ की प्राइसेस से। उसमें आजकल सर्दियों में गैस सफ़े अव्वल नहीं तो टॉप 2-3। ठीक है, हम सब्सिडी नहीं दे सकते, ठीक है, हम गरीब मुल्क हैं, सब कुछ है। आप इस तरह पेश करते हैं अपनी बात को कि आई थिंक वो थोड़ा सा ज़रा कोशिश उनकी ये थी कि नज़र ऐसा है कि ये कोई शायद इतनी बड़ी बात नहीं। वही साहब, ये देखें, ये पोजीशन आपने, हुकूमत का फ़र्ज़ है लोगों को इस बात पर एजुकेट करे कि ठीक है, आप कम गैस इस्तेमाल करते हुए भी अपना काम पूरा कर सकते हैं। पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में ज़मीन में से गैस नहीं निकलती। हम बहुत खुशकिस्मत थे कि हमें इतने सालों सस्ती गैस मिली। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप बैठ के हंस नहीं सकते। नहीं, लेकिन आपको आके ये एक्सप्लेन भी इन्होंने पूरी तरह बताना नहीं जरूरी है, किया कि ये नागुज़ीर क्यों था। बता तो दिया कि नागुज़ीर था, अच्छा, लेकिन पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया। अदर देन एक बात ज़रूर बताई कि एक ऐसी सब्सिडी जो अब जो है वो वारे में नहीं आती देने को, तो ये नहीं बताया कि अब क्यों नहीं आती, और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये मान रहे हैं कि क्या हालात बदल गए हैं, ये मान रहे हैं कि सब्सिडी वही साहब कह रहे हैं, यानी 10 रुपए की चीज़ को हुकूमत अपनी रेवेन्यू में से खर्च करके 8 रुपए का आपको बेचती थी। ये मान रही है पीटीआई हुकूमत में आने के बाद। पीटीआई हुकूमत के फाइनेंस मिनिस्टर हुकूमत में आने से पहले गैस के हवाले से क्या कहते हैं? समझ में ये नहीं आती है इस बजट को देखकर और हुकूमत की टैक्स की पॉलिसी को देखकर कि क्या ये वाकई 20 करोड़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान है, या ये सिर्फ पाकिस्तान उसका है जिसका रायविंड में मकान है। गैस 2 नए टैक्स, बिजली 3 नए टैक्स। गैस पे तो जुल्म देखें, दुनिया में गैस की कीमतें 1/3 रह गई, पाकिस्तान में गैस की कीमत
हर साल बढ़ा दी जा रही है पिछले 3 साल से। गैस है वो सबसे महंगी गैस कर दी, हालांकि पाकिस्तान में जो अपनी गैस बनती है जिसकी टोटल उसकी यूनिट कॉस्ट जो है तकरीबन $2 के करीब आती है फी मिलियन BTU, उसके ऊपर लगा के टैक्स, क्योंकि डॉक्टर साहब दिखाना चाहते थे कि मैं रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं, सबसे महंगी उन्होंने पहले ही कर दी थी। आप देखें बांग्लादेश और इंडिया किधर हैं, लेकिन जो सनत है जिसने एक्सपोर्ट करनी, जिसने बरामदात करनी है, उसको तो ज्यादातर वक्त जो है ये गैस भी नहीं मिलती, उनको बेच रहे हैं ये LNG जो इतना शानदार मंसूबा था। देखिए मैं इसको कोशिश करके आसान तरीन ज़बान में ये कहना चाहूँगा, या तो ऐसा है कि कीमत से कम सब्सिडाइज करके हुकूमत बेच रही थी गैस, या फिर ऐसा है कि कीमत से ज़्यादा नाइंसाफ़ी करते हुए लोगों से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कीमत से ज़्यादा गैस बेची जा रही थी। ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि PML नून हुकूमत एक वक्त में गैस के ऊपर टैक्सेस लगा के रेवेन्यू भी बढ़ा रही थी और बैक वक्त वो गैस को सस्ता बेच रही थी उसी टैक्स का पैसा ज़ाया करके। ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक चीज़ थी। या तो असद उमर साहब ये जो बबांगे दोहल फरमा रहे थे कि ये रेवेन्यू इस तरह हो रही है और ये तो बिल्कुल गलत है और पूरी दुनिया की प्राइसेस देखें, या तो वो उस वक्त गलत थे, या गुलाम सरवर साहब आज हमें बेवकूफ़ बना रहे। ये दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती। देखें इसमें हमें जो डर है वो माशी तौर पे वो है ही ये कि अगर हम IMF पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, या अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इसी तरह से हमारे ख़िलाफ़ होगा, यानी कि एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत कम होंगी और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा, तो उस सूरत में इवेंचुअली यूटिलिटीज़ की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगी। तो ये एक माइक्रोकॉज़म हो सकता है कि किस तरह से अभी गैस की प्राइस, अभी सिर्फ गैस की प्राइस की बढ़ने की बात हो रही है। ये तो गैस की प्राइसिंग मिसमैनेजमेंट है जी, ये LNG मैनेजमेंट बुरी है, लेकिन सियासी तौर पे अवाम का रिस्पॉन्स टू समथिंग बिल्कुल वेरी डियर टू देम, आप उनको एजुकेट नहीं कर रहे, आप मोर एफिशिएंट गीजर्स की बात नहीं कर रहे, आप संजीदगी से सामने आके दुनिया की मिसालें नहीं दे रहे, आप हंस रहे हैं कि जी सब सफर रहे हैं, हम भी सफर रहे हैं, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। ये अंदाज़े हुक्मरानी क्या है? और आपके जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अगर पहले ऐसी बात कर रहे थे जिसके बिल्कुल बरक्स अब आप बात कर रहे हैं, और उनकी सवाबदी उनकी ऑब्वियसली उनकी एडवाइस के बाद ही कर रहे होंगे, तो दोनों में से कोई एक पोजीशन है ना जी, या तो गैस सब्सिडाइज थी या गैस ओवर टैक्स थी। दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती। और ये बात सब अब मुत्तफ़िक़ हैं कि मिसमैनेज्ड है कि कराची में भी गैस नहीं मिल रही, सर्दियाँ आने से पहले कराची में गैस नहीं मिल रही थी। अगर ये पोजीशन आ रही है तो दैट इज़ मिसमैनेजमेंट आफ्टर LNG टर्मिनल। आपकी क्या राय है? @agenda 360 facebook.com/agenda360 पे आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते 8:05 पे फिर हाजिर होंगे।